नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है रेनबो पार्ट 1। जी, रेनबो पार्ट 1 से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन। जी, जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन और जिसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। बच्चों, प्रिजन का मतलब होता है जेल। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ जानते हैं। बच्चों, लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू बॉर्न इन 1889 एंड डाइड इन 1964। बच्चों, पंडित नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज पॉपुलर एमॉन्ग द चिल्ड्रन एज चाचा नेहरू। पंडित नेहरू इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, एंड वाज पॉपुलर और बहुत ही लोकप्रिय थे एमॉन्ग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में, एज चाचा नेहरू। बच्चों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में लोकप्रिय थे। ही वॉज अ मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी। ही वॉज ए मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी। बच्चों, पंडित नेहरू एक दुर्लभ संवेदनात्मक या दुर्लभ संवेदना वाले व्यक्ति थे। एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एजुकेटेड यानी पंडित नेहरू की पढ़ाई लिखाई हुई थी एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बच्चों, हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में पंडित नेहरू की पढ़ाई हुई थी। ही बिकेम ए बैरिस्टर आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ। बच्चों, नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान एंड लॉ कानून, प्राकृतिक विज्ञान और कानून पढ़ने के बाद ही बिकेम ए बैरिस्टर, पंडित नेहरू बैरिस्टर बन गए। एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921। और बच्चों, बैरिस्टर बनने के बाद, कानून की पढ़ाई करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया इन 1921, सन 1921 में ये फिर से वापस हिंदुस्तान लौट आए। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। डीपली इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है बहुत प्रभावित। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी से पंडित नेहरू बहुत प्रभावित थे। ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स। और गांधी जी से प्रभाव के कारण ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स, ये भारतीय राजनीति से ज्वाइन कर गए, जुड़ गए। एंड सून, और देखते ही देखते, इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ। और देखते ही देखते यह हिंदुस्तान के नौजवानों के नेता के रूप में उभरे। इमर्ज का मतलब होता है उभरना। बच्चों, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, इस कारण ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स, ये भारतीय राजनीति से जुड़ गए। एंड सून इमर्ज्ड, और देखते ही देखते, इमर्ज्ड एज ए लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ, और देखते ही देखते देश के नौजवानों के नेता के रूप में पंडित नेहरू जी उभरे। हाउएवर ही वॉज नॉट अ मेयर पॉलिटिशियन। मेयर पॉलिटिशियन का मतलब है सिर्फ राजनेता। बच्चों, पंडित नेहरू सिर्फ एक राजनेता ही नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो ए ड्रीमर, एक स्वप्न दृष्टा थे। बच्चों, यानी इनके दिल में, इनके मन में भारत के लिए बहुत सारे स्वप्न थे। ये भारत को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहते थे। ही वॉज ऑल्सो ए ड्रीमर। पंडित नेहरू वॉज नॉट अ मेयर पॉलिटिशियन, केवल ये राजनेता ही नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो ए ड्रीमर, ये स्वप्न दृष्टा भी थे। आइडियलिस्ट, एक आदर्शवादी व्यक्ति भी थे। ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी भी थे। एंड आर्टिस्ट इन वर्ड्स एज वेल, और साथ ही साथ ये शब्दों के कलाकार थे, शब्दों के बाजीगर थे, शब्दों के जादूगर भी थे। कौन बच्चों? पंडित नेहरू। हिज वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। आइए पंडित नेहरू की कुछ कालजयी रचनाओं को जानते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी। बच्चों, नेहरू की कालजयी रचनाओं में सर्वप्रथम है एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। एंड लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, और पिता के द्वारा पुत्री को लिखी गई चिट्ठियाँ। ये कुछ किताबें हैं जो कालजयी हैं और बड़ी चाव से लोग कल भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं और आने वाले समय में भी पढ़ेंगे। आर रिमार्केबल, ये जितनी किताबों का मैंने नाम रखा ना, एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, आर रिमार्केबल फॉर ए रेयर वीगर एंड ब्यूटी। ये जितनी किताबें हैं ना बच्चों, आर रिमार्केबल, बहुत ही उल्लेखनीय हैं। फॉर ए रेयर वीगर, रेयर का मतलब दुर्लभ और वीगर का मतलब होता है ताकत, जोश, शक्ति, ओज, एंड ब्यूटी का मतलब सुंदरता। बच्चों, नेहरू जी की ये किताबें जो है ना, अपनी सौंदर्य, अपनी वीरता, अपनी ओज और अपनी शक्ति के लिए बहुत ही विख्यात हैं।
दे इस्टेब्लिश हिम, इस्टेब्लिश का मतलब होता है बच्चों स्थापित करना। ये किताबें जो हैं ना, एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, इस्टेब्लिश हिम, पंडित नेहरू को स्थापित करती हैं एज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, अंग्रेजी गद्य के एक जानकार के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में, अंग्रेजी गद्य के एक शिक्षक के रूप में पंडित जी को स्थापित करती हैं। व्हाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस, बच्चों इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी, और व्हाइल इन प्रिजन, जब पंडित जी आज़ादी के पूर्व जेल में थे, ही रेड बुक्स, किताबें पढ़ते थे, ऑब्जर्व्ड नेचर, प्रकृति को बहुत करीब से देखते थे, ड्रेम्ट एट टाइम्स, और बच्चों कभी कभी स्वप्न भी देखते थे। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ड्रेम्ट स्वप्न भी देखते थे। एंड रोट इन इज पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल, और बच्चों अपने पावरफुल मतलब शक्तिशाली और पोएटिक स्टाइल, काव्य शैली में लिखते थे अबाउट ऑल दैट ही थॉट एंड फेल्ट। बच्चों आज़ादी के पूर्व पंडित नेहरू जब जेल में थे ना, ये किताबों को पढ़ते थे, ऑब्जर्व्ड नेचर, प्रकृति को करीब से देखते थे, ड्रीम्ड एट टाइम्स, कभी कभी स्वप्न भी देखते थे, एंड ऑल दैट ही थॉट एंड फेल्ट, और जितनी चीज़ों के बारे में ये थॉट विचार करते थे एंड फेल्ट महसूस करते थे ना, उन सारी चीज़ों को अपनी शक्तिशाली और काव्य शैली में लिखते भी थे। कौन? पंडित नेहरू। His elegant poetical prose, बच्चों लिखा हुआ है His elegant poetical prose, यानी उनके सुंदर काव्य गद्य, इज बेस्ट कैप्चर्ड, बहुत ही सुंदर तरीके से कैप्चर्ड मतलब चित्रित है, इन हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी पंडित जी की जो आत्मकथा है ना बच्चों, उस आत्मकथा में उनके सुंदर काव्य गद्य जो है ना, उनको बड़ी ही सुंदर तरीके से कैप्चर्ड मतलब चित्रित किया गया है, उनको जगह दिया गया है। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, बच्चों यह जो अंश एनिमल्स इन प्रिजन जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, हैज बीन टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, या पंडित नेहरू की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जो है ना, उससे यह अंश लिया गया है। और रिवील्स, और जब आप ये पढ़ेंगे ना तो रिवील करेगा, तब आपको पता चलेगा नेहरूज लव फॉर नेचर, नेहरू जी के मन में प्रकृति के लिए कितना प्रेम था, या कितने बड़े प्रकृति प्रेमी थे, आपको पता चलेगा कब? जब आप इस एनिमल्स इन प्रिजन को पढ़ेंगे तब। इट इज़ रिमार्केबल, यह बहुत ही उल्लेखनीय है, लिखा हुआ इट इज़ रिमार्केबल, यह बहुत ही उल्लेखनीय है। हाउ ही डिराइव्स का मतलब प्राप्त करना, और प्लेजर का मतलब होता है आनंद, फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स, यह बड़ा ही उल्लेखनीय है बच्चों कि नेहरू जी को आनंद की प्राप्ति होती थी फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स, भिन्न भिन्न पशुओं को देख करके पंडित जी को आनंद और खुशी की प्राप्ति होती थी। एंड गिव्स रेस्पेक्ट इवन टू द टीनिएस्ट एनिमल्स, और टीनिएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और पंडित जी बच्चों सबसे छोटे से छोटे जीव को भी बहुत श्रद्धा और बहुत प्रेम की नज़रों से देखते थे। यही बच्चों सेंसिटिविटी है, यही ग्रेटनेस है किसकी? पंडित नेहरू की। लिखा हुआ है कि पंडित नेहरू को विभिन्न पशुओं को देखने से आनंद की प्राप्ति होती थी, और ये छोटे से छोटे जीव को भी, टीनिएस्ट एनिमल्स को भी रेस्पेक्ट देते थे बच्चों, सम्मान देते थे। द पीस, पीस का मतलब हुआ बच्चों रचना या अंश। द पीस इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लीव एंड लेट लीव, बच्चों लीव एंड लेट लीव का मतलब होता है जियो और जीने दो, यानी द पीस, यह रचना जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, वंडरफुल एग्जाम्पल है, एक बहुत ही बच्चों अनोखा उदाहरण है किसका? जियो और जीने दो। बच्चों हम सब इंसान हैं, ठीक है ना, तो आप भी जियो और अपने आसपास के इंसानों को भी, जीव जंतुओं को भी, पेड़ पौधों को भी जीने दो, और यही सीख आपको इस पीस से प्राप्त होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं एनिमल्स इन प्रिजन की, यानी बंदी गृह में पशु, जेल में पशु, यानी जेल में कौन कौन से पशु हैं, कौन कौन से पक्षी हैं, कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी, और पंडित नेहरू उनके साथ कैसे रहते थे उसकी जानकारी मिलेगी। बच्चों आइए, फॉर 14.5 months, फॉर 14.5 months यानी 14.5 महीने, याद रखिएगा, फॉर 14.5 months, 14.5 महीने, आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम। बच्चों सेल
और रूम एक ही अर्थ हुआ, कोठरी, जेल की छोटी सी कोठरी जिसमें एक व्यक्ति को रहना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो उसको सेल कहिए या छोटी सी कमर या लिटिल रूम कहिए। तो फॉर 14.5 months, 14.5 महीने, आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम इन द देहरादून जेल। इस जेल की स्पेलिंग को देखेंगे बच्चों। 14.5 महीने मैं देहरादून के, है ना, छोटी सी कोठरी में रहा था। याद रखिएगा, 14.5 महीने मैं देहरादून जेल की एक छोटी सी कोठरी में रहा था। एंड आई बिगेन टू फील, और मैं महसूस करने लगा था। एंड आई बिगेन टू फील, और मैं महसूस करने लगा था, एज इफ, मानो, आई वॉज ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ इट, कि मैं भी इसी जेल की छोटी सी कोठरी का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। इस प्रकार मैं महसूस करने लगा था। आई वॉज फैमिलियर विथ, फैमिलियर का मतलब है परिचित या वाकिफ। आई वॉज फैमिलियर विथ एवरी बीट ऑफ इट, उस जेल की छोटी सी कोठरी के हर बीट से, यानी उसके हर बच्चों हिस्से से आई वॉज फैमिलियर विथ, मैं अवगत था। यानी उस कोठरी जिसमें मैं 14.5 महीने बंद था ना, उस कोठरी के एवरी बीट, उसके हर हिस्से से मैं वाकिफ था। आई न्यू, मुझे पता था, मैं जानता था। एवरी मार्क एंड डेंट, मार्क का मतलब होता है चिन्ह, और डेंट का मतलब भी होता है चोट लगने के बाद जो चीज़ें पचक जाती हैं ना, उसके चिन्ह को बोलते हैं। आई न्यू एवरी मार्क एंड डेंट ऑन द वाइट वाश्ड वॉल्स एंड ऑन द अनइवन फ्लोर। जो अनइवन का मतलब होता है असमतल, उबड़ खाबड़, और वाइट वाश्ड का मतलब होता है सफ़ेदी की हुई। ये कह रहे हैं कि 14.5 महीने जब मैं देहरादून जेल में बंद था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उस छोटी सी कोठरी का अभिन्न हिस्सा हूँ। उस कोठरी के हर हिस्से से मैं अवगत था। बच्चों, ऑन द अनइवन फ्लोर, उस जेल की जो असमतल फ्लोर थी ना, फर्श थी ना, उस फर्श पर पड़े हर दरार, हर चिन्ह से मैं अवगत था। एंड ऑन द वाइट वाश्ड वॉल्स, और जो दीवारें थी ना जिस पे चूना लगाया गया था, सफ़ेदी की हुई थी ना, उन दीवारों पर कहाँ पे कौन सा चिन्ह है, कौन सा दाग है, हर चिन्ह से, हर दाग से मैं भली भांति अवगत था। एंड द सीलिंग, बच्चों सीलिंग का मतलब होता है छत। एंड द सीलिंग विथ इट्स मॉथ ईटन राफ्टर्स, बच्चों राफ्टर्स का मतलब होता है कड़ी, सहतीर या धरना, यानी छत को मजबूती प्रदान करने के लिए, छत को सहारा देने के लिए जो लकड़ी की बल्ली, कड़ी, सहतीर, धरना लगाया जाता है उसको राफ्टर्स बोलते हैं। और मॉथ जो होते हैं ना, एक प्रकार के कीट होते हैं बच्चों, कीड़े होते हैं दीमक की तरह, जो लकड़ियों को खा जाते हैं। तो ये कहते हैं कि आई न्यू एवरी मार्क एंड डेंट ऑन द वाइट वास्ट वॉल्स, दीवारों के हर चिन्ह, एंड ऑन द अनइवन फ्लोर, समतल फर्श पर हर चिन्ह, एंड द सीलिंग विथ इट्स राफ्टर्स, और बच्चों जो दीमक के द्वारा खाए गए कड़ी सहतीर थे ना, उस पर कहाँ छेद है, कहाँ दाग है, कहाँ दरार है, हर चीज़ से मैं वाकिफ था। इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, यार्ड का मतलब होता है आंगन, और बाहर जिस जेल में मैं बंद था ना, तो मुख्य बाउंड्री के अंदर और जेल के बाहर एक छोटा सा आंगन था। आई ग्रीटेड लिटिल टप्स ऑफ ग्रास, आई ग्रीटेड लिटिल टप्स ऑफ ग्रास। बच्चों इसका अर्थ होता है, ग्रास का मतलब होता है घास। याद रखिएगा, पंडित नेहरू कह रहे हैं, पंडित बच्चों नेहरू कह रहे हैं कि इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, यानी बाहर जो छोटा सा आंगन था, आई ग्रीटेड यानी मैं स्वागत करता था, लिटिल टप्स ऑफ ग्रास यानी घास के गुच्छों का, एंड ओल्ड बिट्स ऑफ स्टोन एज ओल्ड फ्रेंड्स। बच्चों उस आंगन में घास के कुछ गुच्छे थे और पत्थर के कुछ टुकड़े थे, उनका मैं ऐसे स्वागत करता था जैसे वे हमारे पुराने क्या हों, मित्र हों। आई वॉज नॉट एलोन इन माई सेल, बच्चों पंडित जी कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट एलोन इन माई सेल, यानी मैं अपने सेल में, मैं अपनी कोठरी में, मैं अपने जेल के कमरे में नॉट एलोन, अकेला नहीं था। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प्स एंड हॉर्नेट्स लिव्ड देयर। बच्चों वास्प्स एंड हॉर्नेट्स का मतलब होता है हड्डा बिरनी। आप देखे होंगे, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं तो आप देखे होंगे हड्डा और बिरनी को। तो कह रहे हैं कि मैं सेल में अकेला नहीं था। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प्स एंड हॉर्नेट्स लिव्ड देयर। बच्चों वहाँ पे बहुतेरे और हाडा बिरनियों के कॉलोनीज थे, यानी उनके भी घर थे, उनके भी छाते थे, किनके, हाडा और बिरनी के, और ये सब मेरे साथ ही जेल में रहते थे। एंड मेनी लिजर्ड्स,
और बहुत सारी छिपकलियाँ, फाउंड ए होम बिहाइंड द राफ्टर्स, और बहुत सारी छिपकलियाँ भी सहतीर के पीछे अपना घर बना ली थीं और वह भी उसी सेल में रहती थीं। इमर्जिंग इन द इवनिंग्स इन सर्च ऑफ प्रे, ये जो प्रे देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है शिकार। जैसे शेर का शिकार लोमड़ी या हिरन होते हैं ना, तो वो प्रे हुए। तो पंडित जी कहते हैं कि आई वॉज नॉट अलोन इन माई सेल, मैं अपने सेल में अकेला नहीं था। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प्स एंड हॉर्नेट्स लिव्ड, क्योंकि वहाँ पे हाडा और बिरनी के भी बहुत सारे घर थे और बहुत सारे हाडा बिरनी भी वहाँ पे रहते थे। एंड मेनी लिजार्ड्स फाउंड ए होम बिहाइंड द राफ्टर्स, और सहतीर के पीछे बहुत सारी छिपकलियों के भी घर थे और छिपकलियाँ भी वहीं रहती थीं। इमर्जिंग इन द इवनिंग्स, शाम होने पर छिपकलियाँ बाहर आती थी इन सर्च ऑफ प्रे, अपने शिकार की खोज में, अपने भोजन की खोज में शाम होने पर छिपकलियाँ बाहर आती थीं। आगे जो लिखा हुआ है इसको समझिए बच्चों, इसको समझ लिखा ईप थॉट्स एंड इमोशंस, लिखा है कि ईप थॉट्स एंड इमोशंस। बच्चों थॉट्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि विचार, और इमोशंस का मतलब होता है भावनाएं। ईप थॉट्स एंड इमोशंस लीव देयर ट्रेसेस बिहाइंड इन द फिजिकल सराउंडिंग्स, ये कह रहे हैं कि यदि विचार और भावनाएं भौतिक परिवेश में अपनी छाप, ट्रेस, बिहाइंड छोड़ती हैं ना, तो द वेरी एयर ऑफ दैट सेल मस्ट बी थिक विद देम, तो जिस सेल में मैं बंद था ना, वह सेल नाना प्रकार के जीवों से भरा था, नाना प्रकार के विचारों और भावनाओं से वह जेल भरा था। एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट स्पेस, और उस छोटे सी जगह में और उस छोटे से कमरे में, उस छोटी सी जगह में जितने भी ऑब्जेक्ट थी ना, जितनी भी वस्तुएं थी, सबके साथ मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, पंडित नेहरू कह रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों कह रहे हैं कि आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन्स। बच्चों नेहरू जी कह रहे हैं कि अन्य जेलों में देहरादून जेल से अच्छे मुझे सेल प्राप्त थे, यानी देहरादून जेल जहां मैं 14.5 महीने रहा था ना, इससे अच्छे सेल्स मुझे अन्य जेलों में, अन्य प्रिजन्स में प्राप्त थे। बट इन देहरादून, लेकिन देहरादून में आई हैड वन प्रिविलेज, लेकिन देहरादून जेल में मुझे एक प्रिविलेज प्राप्त था, मुझे एक सुविधा प्राप्त थी, मुझे एक विशेषाधिकार प्राप्त था, विच वॉज वेरी प्रेशस टू मी। प्रेशस का मतलब था कीमती, जो मेरे लिए बहुत कीमती था। बच्चों पंडित नेहरू कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे जेलों में रह चुका था, है ना। देहरादून जेल कि जिस सेल में मैं बंद था ना, उससे भी बेहतर सेल मुझे अन्य जेलों में मिले थे, लेकिन देहरादून जेल में आई हैड वन प्रिविलेज, मुझे एक सुविधा प्राप्त थी, और विच इज़ वेरी प्रेशस टू मी, और वो सुविधा मेरे दिल के बहुत करीब थी, मेरे लिए बहुत कीमती थी। बच्चों द जेल प्रॉपर वॉज अ वेरी स्मॉल वन, जो जेल था ना, जिसको जेल कहते हैं, जो जेल प्रॉपर था ना, वह बहुत बड़ा नहीं था, वह बच्चों बहुत छोटा था। कह रहे हैं कि द जेल प्रॉपर वॉज ए वेरी स्मॉल वन, जो जेल प्रॉपर था ना बच्चों, वह बहुत छोटा था। एंड वी वेयर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप, और हम लोगों को रखा गया था, एंड वी वेयर केप्ट, और हम लोगों को रखा गया था इन एन ओल्ड लॉकअप। लॉकअप का मतलब था हवालात या बंदीघर, हम लोगों को एक पुराने हवालात या बंदी गृह में रखा गया था, आउटसाइड द जेल वॉल्स, जो मुख्य जेल था ना, मुख्य जेल के दीवारों के बाहर, बट विद इन द जेल कंपाउंड, लेकिन जेल की मुख्य चार दीवारी, मुख्य अहाते के अंदर। सुनिएगा ध्यान से, जेल का जो मुख्य भवन था ना, जेल के मुख्य भवन से बाहर, लेकिन जेल की जो बाहरी चार दीवारी थी ना, उस चार दीवारी के भीतर हम लोगों को एक पुराने लॉकअप में, एक पुराने बंदी गृह में रखा गया था। दिस प्लेस वॉज सो स्मॉल, वह स्थान इतना छोटा था जहाँ हम लोगों को रखा गया था। देयर वॉज नो रूम, कि वहाँ, रूम का मतलब जगह, कि वहाँ जगह ही नहीं था, टू वॉक अबाउट इन इट, उसमें चहलकदमी करने के लिए, उसमें टहलने के लिए, उसमें घूमने फिरने के लिए जगह ही नहीं था। सो वी वेयर अलाउड, इसलिए हम लोगों को अनुमति प्राप्त थी, इसलिए हम लोगों को अनुमति मिलती थी, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह में और शाम में, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, और गेट के सामने चहलकदमी करने की अनुमति मिलती थी, ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड्स, जो लगभग 100 यार्ड्स की दूरी पर था। कहने का मतलब है कि पंडित जी कह रहे हैं कि देहरादून जेल में मुझे एक विशेष सुविधा प्राप्त थी, वह सुविधा मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि वहाँ की जो जेल थी ना, जो उसका मुख्य भवन था, बहुत छोटा था, इसलिए जेल के मुख्य भवन के बाहर और जेल के बाहरी बाउंड्री चार दीवारी के अंदर ओल्ड लॉकअप था, एक पुराना हवालात था,
पुराना बंदी गृह था उसी में हम लोग बंद थे, वो स्थान इतना छोटा था दैट देयर वाज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट, कि उसमें चलकदमी करने के लिए जगह ही नहीं था। इसलिए सुबह में और शाम में हम लोग उस लॉकअप से बाहर इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने जाते थे 100 यार्ड की दूरी पे, और वहीं पे चहलकदमी करते थे। लेकिन वो स्थान जो था ना मुख्य चार दीवारी के अंदर था। सुनिए, वी रिमेन्ड इन द जेल कंपाउंड, हम लोग जेल कंपाउंड के अंदर ही रहते थे। बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल्स, लेकिन जिस लॉकअप में बंद थे ना, उस लॉकअप के दीवारों के बाहर आना गेव अस ए व्यू, व्यू का मतलब होता है नज़ारा, ऑफ द माउंटेन्स एंड द फील्ड्स एंड ए पब्लिक रोड एट सम डिस्टेंस। बच्चों, नेहरू जी कह रहे हैं कि वी रिमेन्ड इन द जेल कंपाउंड, हम लोग जेल कंपाउंड के अंदर ही रहते थे। बट दिस कमिंग आउटसाइड, लेकिन सुबह और शाम जो हम लोग को टहलने की अनुमति मिलती थी ना जेल की भवन के बाहर, लेकिन मुख्य चार दीवारी के अंदर जब लोग टहलने के लिए जाते थे ना, गेव अस ए व्यू, तब हम लोग को एक नज़ारा देखने को मिलता था ऑफ द माउंटेन्स एंड द फील्ड्स एंड ए पब्लिक रोड। कुछ दूरी पर माउंटेन्स थे बच्चों, पहाड़ थे, एंड द फील्ड्स हरे भरे खेत थे, एंड पब्लिक रोड, और एक सार्वजनिक सड़क थी, और हम लोग जब टहलने के लिए सुबह शाम आते थे ना, तो हम लोग पहाड़ों को देखते थे, हरे भरे खेतों को देखते थे, और सड़क को भी देखते थे। दिस वॉज नॉट अ स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, दिस वॉज नॉट अ स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी। बच्चों, यह प्रिविलेज जो था, यह सुविधा जो थी ना, केवल मुझे ही प्राप्त नहीं थी। इट वॉज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून। यह सुविधा मतलब जेल की मुख्य चार दीवारी के अंदर और जेल के मुख्य भवन के बाहर टहलना, और खेतों को, पहाड़ों को और सड़क को देखना, यह सुविधा केवल मुझे ही प्राप्त नहीं थी। इट वॉज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स, जितने भी श्रेणी ए और श्रेणी बी के प्रिजनर्स थे, कैदी थे, केप्ट एट देहरादून, जिनको देहरादून जेल में रखा गया था ना, उन सबको यह सुविधा प्राप्त थी। सब लोग ऐसा करते थे और सब लोग पहाड़ों को देख करके आनंद की प्राप्ति करते थे। विद इन द कंपाउंड, यानी जेल का जो कंपाउंड था, जो अहाता था ना, विद इन, उसके अंदर, बट आउटसाइड द जेल वॉल्स, लेकिन जेल का जो कमरा था ना, जेल का जो मुख्य भवन था, उसके दीवारों के बाहर, लेकिन जेल के कंपाउंड के भीतर, देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग, एक और छोटा सा भवन था, कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप, जिसका नाम था यूरोपियन लॉकअप, यूरोपियन हवालात या यूरोपियन बंदीगृह। बच्चों, नेहरू जी कह रहे हैं कि जेल के कंपाउंड के अंदर, लेकिन जेल के दीवारों के, जेल के मुख्य भवन के दीवारों के बाहर, देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग, एक और छोटा सा भवन था, कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप, जिसको यूरोपियन लॉकअप कहा जाता था। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल। बच्चों, उस लॉकअप में, यानी कमरे में जो चार दीवारें होती हैं ना, तो बच्चों उस लॉकअप में इनक्लोजिंग वॉल नहीं था, यानी वह दीवारों से बंद लॉकअप नहीं था। एंड ए पर्सन इनसाइड द सेल, और उस सेल के भीतर जो व्यक्ति बंद था ना, कुड हैव ए व्यू ऑफ द माउंटेन्स, वह पर्वतों के नज़ारे को देख सकता था, एंड द लाइफ आउटसाइड, और बाहर के जीवन को देख सकता था। कहने का मतलब है कि जो यूरोपियन लॉकअप था ना, उसमें इनक्लोजिंग वॉल्स नहीं था, उसमें चार बाहरी दीवारें नहीं थी, इसलिए उस सेल के अंदर जो लोग रहते थे ना, वे बाहर के जीवन को और बाहर के पर्वतों के नज़ारे को देख सकते थे। यूरोपियन कन्विक्ट्स, बच्चों कन्विक्ट्स का मतलब हुआ कैदी। यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड अदर्स केप्ट हियर वेर ऑल्सो अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। बच्चों, यूरोपियन कन्विक्ट्स यानी यूरोप के कैदी एंड अदर्स और अन्य केप्ट हियर, जो वहाँ पे रखे गए थे, वेर ऑल्सो अलाउड, उनको भी अनुमति दी जाती थी टू वॉक, टहलने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट, जेल गेट के सामने, लेकिन मुख्य बाउंड्री के भीतर उन कैदियों को भी सुबह शाम टहलने की अनुमति दी जाती थी, जैसे मुझे दी जाती थी। आइए बच्चों, पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। लिखा ओनली अ प्रिजनर, लिखा हुआ है कि ओनली अ प्रिजनर
हु हैज़ बिन कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब जेल में रहना, हु हैज़ बिन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड द हाई वॉल्स, कह रहा है कि ओनली ए प्रिजनर, सिर्फ एक कैदी, हु हैज़ बिन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग, जो लंबे समय से कन्फाइंड है, बंद है, बिहाइंड वॉल्स, जो ऊंचे दीवारों के भीतर लंबे समय से कैद है ना, कैन अप्रिसिएट, प्रशंसा कर सकता है, बड़ाई कर सकता है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत, अद्वितीय, साइकोलॉजिकल वैल्यू यानी मानसिक मूल्य ऑफ दिज आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़। कह रहे हैं कि केवल एक कैदी ही जो लंबे समय से ऊंची दीवारों के भीतर बंद है ना, वह इन आउटसाइड वॉक्स यानी जेल के मुख्य भवन के बाहर जो हम लोग वॉक्स करते हैं, चहलकदमी करते हैं ना, एंड ओपन व्यूज़, और जो बाहर के नज़ारे को देखते हैं, केवल एक कैदी जो लंबे समय से ऊंची दीवारों के बीच बंद है ना, केवल वहीं इस प्रकार के दृश्य, इस प्रकार के नज़ारे और इस प्रकार की चहलकदमी के जो मानसिक मूल्य है ना, उसकी प्रशंसा कर सकता है। एक आम आदमी जो हमेशा बाहर है ना, वो इसकी तारीफ नहीं कर सकता। कह रहे कि आई लव्ड दिज आउटिंग्स, मुझे ये सैर सपाटे बहुत पसंद थे, मुझे ये चहलकदमी बहुत पसंद थी। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप, गिव अप का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून, मानसून का मतलब वर्षा काल, जब खूब वर्षा होती है। कह रहे हैं कि आई लव्ड दिज आउटिंग्स, नेहरू जी कह रहे हैं कि मुझे ये सैर सपाटे बहुत पसंद थे भाई। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप, और मैं इन सैर सपाटों को छोड़ता नहीं था, इवन ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान भी, वर्षा काल के दौरान भी मैं टहलना बंद नहीं करता था। When the rain came down for days in torrents, इन टॉरेंट्स का मतलब होता है बच्चों मूसलाधार बारिश। कहते हैं कि when the rain came down for days in torrents, जब देहरादून में जोरदार वर्षा कई दिनों तक होती थी ना, I had to walk in ankle deep water, तब भी मैं एंकल डीप वाटर में भी चहलकदमी करता था, सैर सपाटा करता था, मैंने कभी चहलकदमी छोड़ी नहीं थी। आई वुड हैव वेलकम्ड द आउटिंग, कह रहे हैं कि आई वुड हैव वेलकम्ड द आउटिंग इन एनी प्लेस, बच्चों कह रहे हैं किसी भी जगह पे मैं इस प्रकार के सैर सपाटों का स्वागत करता हूँ। बट द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर बाई, नियर बाई का मतलब होता है नज़दीक, और टावरिंग का मतलब है बहुत विशाल। बट द साइट, और साइट का मतलब दृश्य, बट द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर बाई वॉज एन एडेड जॉय विच वेंट ए लॉन्ग वे टू रिमूव, मतलब हटाना, वेरीनेस ऑफ प्रिजन, यानी जेल की जो थकान होती है ना, जेल का जो अकेलापन होता है ना, उसके बारे में पंडित जी कह रहे हैं कि बट द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर बाई, यानी नज़दीक में ही ऊंचे हिमालय का साइट का जो दृश्य था ना, वॉज एन एडेड जॉय, मेरी खुशियों को बढ़ा देता था। विच वेंट ए लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वेरीनेस ऑफ प्रिजन, और जेल की थकान को, और जेल की एकांकी जीवन को, और जेल की निरस्ता को भी वह दूर भगा देता था। कब? जब मैं अपने बगल में ही टावरिंग विशालकाय हिमालय को देखता था, तब मेरा मन शांत हो जाता था, खुशियों से भर जाता था, और शरीर की पूरी थकान मिट जाती थी। इट वॉज माई गुड फॉर्च्यून, यह मेरा सौभाग्य था। फॉर्चून का मतलब सौभाग्य। इट वॉज माई गुड फॉर्चून, यह मेरा सौभाग्य था। दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड व्हेन आई हैड नो इंटरव्यूज़, कह रही है मेरा सौभाग्य था। दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, की लंबे समय तक, व्हेन आई हैड नो इंटरव्यू, जब मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आता था, जब कोई मुलाकात नहीं होती थी। एंड व्हेन फॉर मेनी मंथ्स आई वॉज क्वाइट अलोन, और जब कई महीनों से मैं बिल्कुल अकेला होता था। आई कुड गेज एट दिज माउंटेन्स, गेज का मतलब निहारना, तब मैं इन्हीं पर्वतों को, इसी हिमालय को निहारता था। दैट आई लव्ड, क्योंकि इसी पर्वत से मैं प्रेम करता था। ये कह रहे हैं कि देहरादून जेल में जब मैं था ना, तो ये मेरा सौभाग्य था कि जब लॉन्ग पीरियड, लंबी अवधि तक मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आता था। एंड व्हेन फॉर मेनी मंथ्स, और कई महीनों से जब मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला रहता था ना, आई कुड गेज एट द माउंटेन्स दैट आई लव्ड, मैं उन पर्वतों को देखता था जिनसे मैं मोहब्बत करता था। आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल, कह रहे जब मैं अपनी सेल में बंद होता था ना, जब मैं अपनी कोठरी में बंद होता था ना, आई कुड नॉट सी, तब ये पर्वत मुझसे दिखाई नहीं पड़ते थे। कह रहे हैं कि जब मैं टहलने के लिए आता था, चहलकदमी करने के लिए आता था, तब ये पहाड़ मुझसे दिखते थे, लेकिन जब मैं अपनी सेल में बंद हो जाता था ना, तब ये पहाड़ मुझसे दिखते नहीं थे। बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम, लेकिन बच्चों भले ही मेरी नज़रों से ये न दिखें, लेकिन मेरे मन में, मेरे माइंड में हमेशा ये रहते थे। एंड आई वॉज एवर कॉन्शस ऑफ देयर नियरनेस, और बच्चों हमेशा उनकी नज़दीकी का आभास होता था।
एवर कॉन्शस ऑफ देयर नियरनेस, और हमेशा मेरे मन में उनकी नज़दीकी का एहसास होता था। एंड सीक्रेट इंटीमेसी सिम्ड टू ग्रो बिटवीन अस, और हम दोनों के बीच यानी मेरे और हिमालय के बीच सिम्ड प्रतीत होता था ना कि ए सीक्रेट इंटीमेसी, एक गुप्त घनिष्ठता, टू ग्रो, ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे और हिमालय के बीच एक गुप्त घनिष्ठ संबंध पनपता जा रहा था। कह रहे हैं कि जब मैं लंबे समय से कोई मिलने के लिए नहीं आता था, जब अकेलापन बहुत सताता था ना, तो मैं इन्हीं पर्वतों को देखता था, तब मुझे चैन मिलता था। जब मैं अपने सेल में बंद होता था ना, तब ये हिमालयाज़ मुझसे दिखता नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये हमेशा होता था और उसकी नज़दीकी का हमेशा मुझे एहसास होता था। एंड सीक्रेट इंटीमेसी, और एक गुप्त संबंध हम लोगों के बीच स्थापित हो रहा था, यानी गुप्त मतलब कह रहे हैं ग्रेट इंटीमेसी, एक गुप्त घनिष्ठता हम लोगों के बीच पनप रही थी। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हैव फ्लोन हाई एंड अवे, इसका अर्थ हुआ कि पक्षियों के झुंड ऊंचे और दूर उड़ गए हैं। ए सॉलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड टू हैज़ गॉन वांडरिंग ऑन, और फिर कह रहे हैं कि बादलों का एक अकेला बहाव भी चला गया है, वांडरिंग ऑन, भटक रहा है। एंड आई सिट एलोन विथ चिंग टिंग पिंग टावरिंग बियॉन्ड, और मैं चुपचाप खामोश बैठा हूँ, और जो चिंग टिंग पिक है ना, टावरिंग बियॉन्ड यानी बहुत ऊंचा है, ये बगल में है। वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर एंड द माउंटेन एंड आई, मैं पर्वत को देख रहा हूँ, पर्वत मुझको देख रहा है, न पर्वत मुझको देखने से थक रहा है और न ही मैं माउंटेन को देखने से थक रहा हूँ। बच्चों, नेहरू जी बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे। सुनिए, ये कह रहे हैं कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हैव फ्लोन हाई एंड अवे, इसका अर्थ हुआ कि पक्षियों के झुंड ऊंचे और दूर उड़ गए हैं। ए सॉलिटरी का मतलब होता है बच्चों सिर्फ एक, ए सॉलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड यानी बादलों का एक अकेला बहाव भी चला गया है, और मैं चुपचाप बैठा हूँ। और टावरिंग बियॉन्ड, और बच्चों चिंग टिंग पिंग के चिंग टिंग पिंग पिक के साथ मैं बैठा हूँ। वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर द माउंटेन एंड आई, न मैं थकता हूँ न पहाड़, यानी हम एक दूसरे को देखते हैं और पहाड़ों को देख करके मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चों, पैराग्राफ नंबर 4 से आगे एनिमल्स इन प्रिजन के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर पार्ट 1 आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें। और पार्ट 1 समाप्त करने से पहले जय हिंद।